वेलकम स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे और इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। गिव ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज। पॉइंट नंबर 1, इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यानी कि अधिकतर इंडस्ट्रीज पर अधिकार दे दिया गया था पब्लिक सेक्टर को, लेकिन उसके कार्य जो थे उनमें कुछ कमियां थी। फंक्शनिंग उनकी इनएफिशिएंट थी पब्लिक सेक्टर की। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर was the inefficient functioning of the public sector as it started incurring losses leading to drain on the nation's limited resources। यानी कि पब्लिक सेक्टर में क्योंकि ढंग से काम नहीं चल रहा था तो हमारे देश के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो बर्बाद हो रहे थे वहाँ पर। इनिशियली पब्लिक सेक्टर वाज रिक्वायर्ड इन अ बिग वे। शुरुआत में बहुत बड़े रूप में शुरुआत की गई पब्लिक सेक्टर की क्योंकि इनकी ज़रूरत थी देश के अंदर। बट आफ्टर 4 decades ऑफ प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी द स्टेट शुड गेट आउट ऑफ एरियाज विच द प्राइवेट सेक्टर्स कैन मैनेज। तो कम से कम 4 दशकों बाद, यानी कि 40 साल जब पूरे हो गए थे, अर्थात आज़ादी मिले हुए 40 साल हो गए थे, तो उसके बाद कम से कम सरकार को पीछे हट जाना चाहिए था और प्राइवेटाइजेशन के द्वारा इंडस्ट्री सौंप देनी चाहिए थी प्राइवेट सेक्टर को। खासकर वो सेक्टर्स जो लगता है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता था, वो इंडस्ट्रीज़ जिनको प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छी तरह मैनेज कर सकता था, वो इंडस्ट्रीज तो कम से कम सरकार को दे देनी चाहिए थी प्राइवेट सेक्टर को। एंड द गवर्नमेंट में कॉन्सेंट्रेट इट्स रिसोर्सेज ऑन इम्पॉर्टेंट सर्विसेज विच द प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट प्रोवाइड। और गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज ऐसी जगह लगाने चाहिए थे, ऐसी सर्विसेज को देने में जनता को, जो प्राइवेट सेक्टर देने में असमर्थ है या वो नहीं दे सकता। नेक्स्ट, अभी यही क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है। पॉइंट नंबर 2, एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। द नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वॉज मिसयूज्ड बाई इंडस्ट्रियल हाउसेज। बिना लाइसेंस के किसी भी इंडस्ट्री को शुरू नहीं किया जा सकता था, जिसके लिए इंडस्ट्रियल हाउसेज ने इसका मिसयूज भी किया। अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू फर्म्स। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो लाइसेंस लेने के बाद अपने कॉम्पिटिटर्स को प्रिवेंट भी कर सकते थे नई एंटरप्राइज शुरू करने से पहले। अर्थात जब नई फर्म एंटर ही नहीं होंगी तो उनकी तो मोनोपोली हो जाएगी। द एक्सेसिव रेगुलेशन, जिसे कहा जाता है परमिट लाइसेंस राज, प्रिवेंटेड सर्टेन फर्म्स फ्रॉम बिकमिंग मोर एफिशिएंट। तो इस रेगुलेशन की वजह से बहुत सी इंडस्ट्रीज जो अच्छी खासी एफिशिएंट बन सकती थी वो नहीं बन पाई, क्योंकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज थे उन्होंने इन पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाया और छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ को अपना कॉम्पिटिटर बनने से रोका। नंबर 3, अननेसेसरी प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। बिना मतलब गवर्नमेंट ने सुरक्षा प्रदान की इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से, जिसकी वजह से वो कभी विकसित नहीं हो पाई। चाहे कोई इंसान हो या कोई फर्म हो, कोई इंडस्ट्री हो, वो तरक्की तभी करती है जब उसे लगता है कि भाई हमारा किसी के साथ कंपटीशन है। जब कंपटीशन ही नहीं था तो उनकी जो फंक्शनिंग थी वो खराब हो गई। तो ये अननेसेसरी प्रोटेक्शन माना जाता है। द प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन इज ऑल्सो बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स the Indian consumer had to purchase whatever the Indian producers produced। यानी कि भारत का जो कंज्यूमर था वो मजबूर था उन आइटम्स को खरीदने के लिए जो कि इंडियन प्रोड्यूसर्स बना रहे थे, क्योंकि उनमें तो बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे भी थे जो कि उतने अच्छे नहीं थे
जितने की होने चाहिए थे। जैसे कि आपको बताया गया था पहले भी कि कार्स केवल 2 ही हुआ करती थी देश के अंदर, एक एम्बेसडर और दूसरी फिएट। स्कूटर्स की भी बहुत ज़्यादा रेंजेस नहीं थी। मोटरसाइकिल तो केवल 2 ही हुआ करती थी, बुलेट और येज़दी, या फिर राजदूत आ गई थी। बाकी ऑप्शन ही नहीं था कंज्यूमर्स के पास, और मजबूरी में इन्हीं प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर को खरीदना पड़ता था, और इनके लिए भी महीनों महीनों की वेटिंग चलती थी, बुकिंग सिस्टम हुआ करता था। द प्रोड्यूसर्स हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। जो प्रोड्यूसर्स थे वो प्रेरित ही नहीं हुआ करते थे अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो प्रेरित तो तब होते जब उनका कंपटीशन होता, और कंपटीशन सरकार ने रोक दिया। और ये अननेसेसरी प्रोटेक्शन माना जाता है फॉरेन कंपटीशन से। अगर फॉरेन कंपटीशन के साथ थोड़ा बहुत कंपटीशन होता फॉरेन कंपनीज के साथ, तो ज़्यादा अच्छा रहता इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि वो थोड़ा बहुत तरक्की भी करती। नेक्स्ट, डिफाइन अ प्लान। अ प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। यहाँ पर प्लान का मतलब 5 ईयर प्लान से ही है, और 5 ईयर प्लान हमें ये बताता है कि देश के रिसोर्सेज को हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। देश के रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड होते हैं, उनका बेस्ट यूज़ होना चाहिए। गिव द मीनिंग ऑफ 5 ईयर प्लान्स। इन इंडिया प्लान्स आर ऑफ 5 ईयर ड्यूरेशन एंड आर कॉल्ड 5 ईयर प्लान्स। भारत में जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो पंचवर्षीय होती हैं, 5 वर्षों के लिए, इसलिए उनको 5 ईयर प्लान कहा जाता है। दे स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेंड इन द 5 ईयर्स ऑफ अ प्लान। और इन 5 ईयर प्लान्स में ये बताया जाता है कि आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट अपने कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, यानी कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने हैं। क्वेश्चन नंबर 39, गिव द मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव प्लान। Our plan documents also specify the objectives to be achieved over the period of 20 years. हमारे प्लान डॉक्यूमेंट्स ये भी बताते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आने वाले 20 सालों में किस प्रकार से हमें अचीव करने हैं। दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। यही जो 20 सालों का टाइम पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड प्लान, इसी को बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, when was the planning commission set up? In 1950 the planning commission was set up with the prime minister as its chairperson. What is a mixed economy? In a mixed economy the market will provide whatever goods and services it can produce well, and the government will provide essential goods and services which the market fails to do. यानी कि प्राइवेट सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल कराता है मार्केट में, और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर अवेलेबल नहीं करा सकता, जो एसेंशियल गुड्स हैं, वो गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है, जिसे कहा जाता है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि एक प्रकार से राशन की दुकान है, जहाँ पर गरीब जनता को, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें गवर्नमेंट सस्ते रेट पर अनाज अवेलेबल कराती है, चावल अवेलेबल कराती है। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यही कहलाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। वाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर प्लानिंग? इंडिया ने प्लानिंग को क्यों चुना, यानी 5 ईयर प्लान्स को? इंडिया ऑप्टेड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग थ्रू 5 ईयर प्लान्स टू अचीव द कॉमन गोल्स ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, जिन्हें लॉन्ग पीरियड गोल्स भी कहा जाता है। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्लानिंग अपनानी पड़ी थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, वाई शुड प्लान्स हैव गोल्स? प्लान में गोल्स क्यों होते हैं? अ प्लान शुड हैव सम क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स। एक प्लान में गोल्स होने ही चाहिए, एज These goals indicate the objectives to be achieved. क्योंकि इन्हीं गोल्स के अंतर्गत हमें पता चलता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने हैं विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम।
यानी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, ये हमें गोल्स ही बताते हैं। इसलिए प्लान्स के अंतर्गत गोल्स का होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द 5-year प्लान्स इन इंडिया? द गोल्स ऑफ द 5-year प्लान्स आर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। यही कहलाते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स, जो कि 5-year प्लान्स के अंतर्गत हर एक प्लान के लिए कॉमन माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वाई अ चॉइस हैज टू बी मेड इन ईच 5-year प्लान अबाउट विच ऑफ द गोल्स इज टू बी गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस? कौन से गोल्स को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, इनका चुनाव कैसे किया जाता है प्लान्स के अंदर, 5-year प्लान्स में? अ चॉइस हैज टू बी मेड इन ईच 5-year प्लान्स अबाउट विच ऑफ द गोल्स इज टू बी गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे देश में और हर एक देश में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, यानी कि स्केयर्स हैं, इसी वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है। लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से चुनाव करना पड़ता है, और इसी बात को तो बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या, जहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है। इसी टॉपिक से माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत की जाती है हमेशा, कि लिमिटेड रिसोर्सेज यानी स्केर्स रिसोर्सेज की वजह से हमें चुनाव करना पड़ता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, हाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री मेजर्ड? स्टेट, किसी भी देश का आर्थिक विकास कैसे मापा जाएगा, कि उस देश ने आर्थिक विकास किया है कि नहीं किया, उसको हमें बताना है। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टडी इंक्रीज इन द जीडीपी। अगर लगातार किसी भी देश में जीडीपी बढ़ रहा है, और जीडीपी रियल जीडीपी होना चाहिए, अगर रियल जीडीपी लगातार बढ़ रहा है तो उससे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। या लिख सकते हो डोमेस्टिक टेरिटरी, कंट्री की जगह डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, वो भी बेटर है, कि एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, वही कहलाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी इन 1 ईयर इज कॉल्ड, अभी बताया, इसे बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज नोन एज, अगर नई टेक्नोलॉजी को देश में अपनाया जा रहा है तो यही कहलाता है मॉडर्नाइजेशन। न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना, दैट मीन्स मॉडर्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 49, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? फिलहाल तो नीति आयोग है, 2015 में प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया था और उसकी जगह दी गई थी नीति आयोग को। तो इसका चेयरपर्सन कौन होता है? इसका चेयरपर्सन होता है हमेशा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 50, डैश अवॉइडिंग इंपोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। वो कौन सी चीज़ है जिससे हम लोग इंपोर्ट को अवॉइड कर सकते हैं, खासकर वो उन चीज़ों का इंपोर्ट जो देश में बनाई जा सकती हैं? तो ये है सेल्फ सफिशिएंसी। अगर हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो फिर हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इंडिया में ही गुड्स बना रहे होंगे। सेल्फ सफिशिएंसी अवॉइड करती है इंपोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी? द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर, namely the agricultural sector, industrial sector and the service sector makes up the structural composition of the economy. स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का मतलब है कि हमारे देश में क्या योगदान है एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर्स का।
यही कहलाता है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। अलग अलग सेक्टर्स का योगदान कितना है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 52, ऑन व्हाट नोशन, यह कह सकते हैं अजम्पशन, ऑन व्हाट अजम्पशन इज द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन बेस्ड, किस आधार पर सुरक्षा प्रदान की गई थी देश की इंडस्ट्रीज को, उस पॉलिसी के बारे में बताना है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वाई वॉज द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अडॉप्टेड, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट क्यों किया गया था, जिसे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन is based on the notion that industries of developing countries are not in a position to compete against the goods produced by the more developed economies। यानी विकासशील देश की जो इंडस्ट्रीज थी वो इस लायक नहीं थी कि वो विकसित देशों की इंडस्ट्रीज के द्वारा जो कंपटीशन पैदा होगा उसके साथ उसका सामना कर सकें। इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अपनाया गया था और प्रोटेक्शन प्रदान की गई थी, सुरक्षा प्रदान की गई थी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। इट इज एज्यूम्ड दैट इफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर प्रोटेक्टेड दे विल लर्न टू कॉम्पीट इन द कोर्स ऑफ टाइम। यानी कि अगर हम लोग उनको प्रोटेक्शन देंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कुछ समय मिल जाएगा कंपटीशन की तैयारी के लिए, क्योंकि आज़ादी के बाद तुरंत अगर उनका सामना हो जाता मॉडर्न इंडस्ट्रीज से, जो कि विकसित देशों की इंडस्ट्रीज थी, तो टिक नहीं पाती। तो कुछ समय उनको मिल गया, 1991 तक हमारे देश में टाइम दिया गया था, उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपना ली गई थी। तो कम से कम 1991 तक इंडस्ट्रीज़ को टाइम मिला और वो अपने आप को तैयार कर सके कंपटीशन के लिए। जिन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया वो टिकी रही कंपनीज, और जिन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को इग्नोर कर दिया वो सब खत्म हो गई। मोर ओवर आवर प्लानर्स feared the possibility of foreign exchange being spent on import of luxury goods if no restrictions were placed on imports। और दूसरी बात ये भी थी कि हमारे जो प्लानर्स थे वो डर रहे थे इस बात से कि अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए तो हमारे देश का बहुत सारा फॉरेन करेंसी को खर्च करना पड़ेगा उन लग्जरी गुड्स पर जो दूसरे देशों से हमारे देश में आएंगे। इसलिए रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई ताकि फॉरेन एक्सचेंज को सेव किया जा सके। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, मॉडर्नाइजेशन रिफर्स ओनली टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब केवल नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होता है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस बात से सहमत हैं? एक्सप्लेन। भाई मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन में केवल टेक्नोलॉजी को ही, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना ही नहीं होता, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट भी तो पढ़ा था हम लोगों ने। औरतों को भी तो आगे बढ़ाना है, और जो पिछड़ा वर्ग है उसे भी सामने लाना है, उनको भी रिजर्वेशन वगैरह देना है। द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अर्थात ये स्टेटमेंट गलत है कि केवल और केवल मॉडर्नाइजेशन का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना है। ऐसा नहीं होता। मॉडर्नाइजेशन मीन्स एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इंक्रीज द आउटपुट। मॉडर्नाइजेशन का मतलब नई टेक्नोलॉजी को अपनाना ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। हाउएवर, लेकिन मॉडर्नाइजेशन डज नॉट रिफर ओनली टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अर्थात केवल और केवल नई टेक्नोलॉजी को अपनाना है ऐसा नहीं है, बट ऑल्सो टू चेंज इन सोशल आउटलुक, बल्कि हमें समाज का नजरिया भी बदलना है। सच एज द रिकॉग्निशन दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एज मैन, यानी कि औरतों के पास भी वही अधिकार होने चाहिए जो कि जेंट्स के पास होते हैं। अब मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज ऑफ द टैलेंट्स ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, और एक मॉडर्न सोसाइटी ही औरतों के टैलेंट का इस्तेमाल कर सकती है वर्क प्लेसेस पर, जैसे कि बैंक्स में, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में, और आजकल तो आप लोगों ने देखा है एयरफोर्स में भी, पुलिस डिपार्टमेंट में भी खूब भर्तियाँ हो रही हैं औरतों की।
अर्थात यहाँ पर बात हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट की। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब नई टेक्नोलॉजी को अपनाना तो होता है, लेकिन केवल अगर यही माना जाए कि केवल नई टेक्नोलॉजी को अपनाना है तो ऐसा नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें समाज का नज़रिया भी बदलना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, डज मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट कॉन्ट्राडिक्शन इन द लाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? मॉडर्नाइजेशन जो अपनाया गया था प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स के रूप में, क्या उससे कुछ एम्प्लॉयमेंट पर प्रभाव पड़ा, उल्टा प्रभाव? एक्सप्लेन। यस, उल्टा प्रभाव तो पड़ा, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आ जाने से बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, वो बेरोजगार हो गए। तो मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन दोनों में विरोधाभास तो है। अगर हम लोग मॉडर्नाइजेशन को नहीं अपनाते हैं तो गलत हो जाएगा, और अगर मॉडर्नाइजेशन को अपनाया जाए तो लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है। यस, द गोल ऑफ मॉडर्नाइजेशन दैट इज इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज इन कन्फ्लिक्ट विद द गोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इफ द टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द नीड ऑफ फॉर लेबर। अगर टेक्नोलॉजी इस प्रकार की है जिसकी वजह से लेबर की ज़रूरत कम हो जाती है और इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में दिक्कत आएगी, तो फिर ये कन्फ्लिक्ट तो पैदा होगा इस चीज़ के अंदर। या तो मॉडर्नाइजेशन अपना लो भाई, या फिर लोगों को काम दे लो, एक ही काम हो सकता है। और दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है देश के लिए, मॉडर्नाइजेशन भी आवश्यकता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। देयर द प्लानर्स हैव टू बैलेंस द गोल्स। तो कुल मिलाकर जो हमारे देश के प्लानर्स थे, जिन्होंने प्लानिंग पीरियड के दौरान काम किया, अब उनके हाथ में ये बात थी कि उनको इन दोनों में बैलेंस बनाकर चलना है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन को भी अपनाना है, लेकिन देश में नौकरियां भी पैदा होनी चाहिए, और जिनके पास नौकरियां हैं वो जानी भी नहीं चाहिए। दे हैव टू एंश्योर दैट एज फार एज पॉसिबल द पॉलिसीज ऑफ द प्लान्स डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द फोर गोल्स। यानी कि उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ा कि जहाँ तक पॉसिबल हो पॉलिसीज़ देश की इस प्रकार से बनाई जाएं कि वो पॉलिसीज़ जो हमारे 4 गोल्स थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ये सभी गोल्स अचीव हो जाएं और इनके साथ हमारी पॉलिसीज़ का कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, अर्थात कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए दोनों के बीच, कि गोल्स अचीव कर रहे हैं तो पॉलिसीज़ हमारी बेकार जा रही हैं, और पॉलिसीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोशिश की गई हमारे प्लानर्स के द्वारा कि दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, एक बैलेंस बनाया जाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाई वॉज इट नेसेसरी फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू फॉलो सेल्फ रिलायंस एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव? भारत जैसे विकासशील देश के लिए सेल्फ रिलायंस का प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ज़रूरी क्यों था? इसे क्यों अपनाया गया? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इट वॉज नेसेसरी फॉर इंडिया टू फॉलो सेल्फ रिलायंस एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। पहला कारण है, दिस पॉलिसी वॉज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली फॉर फूड। इस पॉलिसी को हमें इसलिए अपनाना पड़ा क्योंकि हमारा जो देश है वो दूसरे देशों पर निर्भर था भोजन के लिए, फूड के लिए। तो कम से कम सेल्फ रिलायंस की वजह से अब हमें दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। सेल्फ रिलायंस की वजह से आई थी सेल्फ सफिशिएंसी। एंड पॉइंट नंबर 2, फर्दर इट वॉज फियर्ड दैट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल में मेक इंडियाज sovereignty vulnerable to foreign interference in our policies। यानी कि भारत की जो sovereignty है, जो प्रभुत्व होता है एक कंट्री का, वो खतरे में आ जाएगा और हमारी पॉलिसीज़ में फिर दूसरे देश भी टांग अड़ाने लगेंगे। तो इस भय से, इस डर से गवर्नमेंट को ये तय करना पड़ा कि देश में फूड सप्लाईज को इंपोर्ट करना बंद कीजिए
और देश में ही इतना खाना पैदा कीजिए, इतना भोजन पैदा कीजिए कि कम से कम हमें फूड मटेरियल्स के लिए दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, वरना हमारी पॉलिसीज़ में दूसरी कंट्रीज इंटरफेयर करेंगी और फिर जो हम लोग गोल्स अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं होंगे, क्योंकि दूसरी कंट्री जब इंटरफेयर करेंगी तो वो अपने फ़ायदे के लिए करेंगी इंटरफेयर, इंडिया के फ़ायदे के लिए थोड़ी करेंगी। इसलिए गवर्नमेंट को सेल्फ रिलायंस का ऑब्जेक्टिव अपनाना पड़ा था और इसी वजह से हमने प्राप्त भी किया ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे जो आपको पढ़ाए गए हैं पहले। देन क्वेश्चन नंबर 56, एक्सप्लेन ग्रोथ विद इक्विटी एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। यानी कि देश में विकास करना है लेकिन इक्विटी के साथ। इक्विटी मीन्स ग्रोथ से जो बेनिफिट्स पैदा होंगे वो सभी को मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। यही बात यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करनी है। अ कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ, द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी developed in the country itself, but also have most of its people living in poverty. मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने से जब देश में विकास हुआ तो ऐसा देखा गया कि देश की अधिकतर जनसंख्या अभी भी ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा गरीब थी। इक्विटी मीन्स टू एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रीच द पुअर सेक्शन एज वेल। यानी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वजह से जो बेनिफिट्स इकोनॉमी में डेवलप हुए थे वो बेनिफिट्स हर सेक्शन को मिलने चाहिए, चाहे कोई गरीब हो या कोई अमीर हो। ऐसा नहीं कि अमीर लोगों को ही बेनिफिट्स प्राप्त हो रहे हैं और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। कोशिश करनी चाहिए कि इनइक्वलिटी को कम किया जाए। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स। कम से कम हर भारतीय की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, सच एज फूड, अ डिसेंट हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। आसान भाषा में रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन और हेल्थ, ये सब चीज़ें इंसान को, ये उसकी मेन बेसिक नीड्स होती हैं जो हर एक इंसान की पूरी होनी चाहिए। दस ग्रोथ विद एंड इक्विटी मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इसलिए ग्रोथ एंड इक्विटी प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए और इसीलिए था भी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाई वाज पब्लिक सेक्टर गिवन अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल क्यों दिया गया था? ये बात पहले भी कई बार बता चुके हैं। भाई, प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था, और अगर था भी तो वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उसको इंसेंटिव नहीं मिल रहा था इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डिमांड कम है इकोनॉमी में, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। जब इनकम ही नहीं है तो डिमांड नहीं होगी, इसलिए प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आना चाह रहा था, और जो चाह भी रहे थे आना आगे, उनके पास कैपिटल नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ा। ये है पहला पॉइंट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस Indian industrialists did not have the capital to undertake investment in industrial ventures required for the development of our economy. और दूसरी बात, the market was not big enough to encourage industrialists to undertake major projects even if they had the capital to do so. अर्थात इंडस्ट्री एनकरेज ही नहीं हो रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था मार्केट यहाँ का ज़्यादा बड़ा नहीं है, डिमांड ज़्यादा ही नहीं इकोनॉमी के अंदर। मार्केट ज़्यादा बड़ा ना होने का मतलब डिमांड नहीं है, नंबर ऑफ कस्टमर्स की कमी है इंडिया में। इसलिए पैसा होने के बावजूद भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे थे जो आगे नहीं आ रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज़ को अपने हाथ में लेना पड़ा था। पॉइंट नंबर 3, इन एडिशन, इसके अलावा द डिसीजन टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी ऑन सोशलिस्ट लाइन्स लेड टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरत थी कि देश में इस प्रकार की पॉलिसीज़ अपनाई जाएं जिससे कि समाजवादी काम किया जाए। सोशलिस्ट लाइंस पर देश को चलना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर पैसा लगा भी देता तो वो समाज का फ़ायदा थोड़ी करता, वो तो अपना फ़ायदा करता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन काम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी प्लान इकोनॉमी का काम होता है सोशल वेलफेयर, और इसी की बात की आवश्यकता थी। इसीलिए इंडस्ट्रीज़ को
चलाने के लिए पब्लिक सेक्टर को आगे आना पड़ा, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर। दिस मीन्ट दैट द स्टेट वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दोज इंडस्ट्रीज दैट वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो इंडस्ट्रीज परम आवश्यक थी, इसलिए उनका कंट्रोल सरकार को दिया गया था। तो यही कारण थे जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को आगे आना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। इन 1950 द डैश वॉज सेटअप विद द डैश एज इट्स चेयरपर्सन। 1950 में सेटअप किया गया था प्लानिंग कमीशन और इसके चेयरपर्सन थे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। इन इंडिया ऑल द इकोनॉमिक प्लानिंग हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड थ्रू डैश। भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग को किस प्रकार से फॉर्मुलेट किया जाता है? 5 ईयर प्लान्स के द्वारा इनको पूरा किया जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। अ गुड इंडिकेटर ऑफ डैश इज स्टडी इंक्रीज इन द जीडीपी। लगातार जीडीपी का बढ़ना किस चीज़ का इंडिकेटर है? आर्थिक विकास का, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 61। डैश मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से इंपोर्टेड गुड्स एक्सपेंसिव हो गए और उनका यूज़ भी कम हो गया देश के अंदर? ये था टैरिफ्स, जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए थे ना इंपोर्टेड गुड्स पर, उनकी वजह से वो गुड्स महंगे हो गए, इसलिए लोगों ने उन्हें देश में कम खरीदा। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका हो जाता है समाप्त। जैसे कि हर चैप्टर के एंड में आपको लेक्चर दिया जाता है, याद कीजिएगा और लिख लिख कर याद कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए कभी कभार। थैंक यू।